हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस में दिया है एचपीयू बीएड एंट्रांस में, और एसपीयू में भी ये टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखना है आपने, ये जो सिलेबस दिया था ये ऑफिशियल है, एचपीयू द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था बीएड एंट्रांस का। उसमें जो टॉपिक दिए हैं जैसे जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल, फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो टॉपिक है इसी के अकॉर्डिंग में आज हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके बाद हमने, या अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ चाहते हो, अगर परचेज़ करना चाहते हो तो आपने करना क्या है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। मात्र 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे 9816270168 नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपको 2 PDF प्रोवाइड की जाएंगी। एक PDF में आपको सभी कमिश्नर और कमेटियाँ विदेयर देखने को मिलेंगी, और दूसरी PDF में जो इंपॉर्टेंट कमिश्नर कमेटियाँ हैं वे आपको देखने को मिलेंगी, डिटेल में होंगी और हिंदी लैंग्वेज में ये होंगी। तो अगर आपने परचेज़ करना है तो बस इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, और 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जनसंख्या के बारे में। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार हम क्विक डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत थी वे 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये आपने याद रखना है। भारत में जनगणना की जो शुरुआत थी वे 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नियमित रूप से जो जनगणना थी वे 1881 में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। जो रेगुलर रूप से जो पॉपुलेशन जनगणना हुई थी वे कब हुई थी, वे 1881 में हुई थी, जबकि 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। तो नियमित रूप से जो थी वो 1881 में हुई थी। और विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करने का जो श्रेय है वे स्वीडन देश को जाता है। इसने 1749 में जनगणना जो थी वो की थी, आपने नोट कर लेना है। तो विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या कराने का जो श्रेय है वे आपका स्वीडन को जाता है, स्वीडन देश को। उसके बाद इसका सबसे उच्च अधिकारी जो होता है वह रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। ये भी आपने नोट करना है। और स्वतंत्र भारत की ये 17वीं जनगणना थी जो 2011 में हुई थी। ये भी आपने एग्ज़ाम नोट कर लेना है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वे 121 करोड़ की लगभग है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी शेड्यूल कास्ट की जो संख्या है वे 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के जो लोग रहते हैं वे आपके उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वे आपकी 10 करोड़ है। और सबसे ज़्यादा जो एसटी वाला जो राज्य है, सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं अनुसूचित जनजाति के, वे मध्य प्रदेश में रहते हैं। उसके बाद दशकीय वृद्धि के बारे में बात करते हैं। दशकीय वृद्धि जो है वो 2001-11 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो 17.64% रही है। वर्ष 2001 में जो थी वो 21.25% थी। तो ये आपने याद रखना है। 2001-11 के दौरान जो जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो 17.64% थी 2011 में, और 2001 में 21.25% थी। नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो थी वो 31.2% थी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 68.8% है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2045 से 2070 जो है वो कर दिया गया है। ये आपने याद रखना है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वे 2045 से 2070 जो है वो कर दिया गया है।
उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में, तो ये आपने नोट कर लेना है। जैसे हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का जो टॉम है, वे आपका दिल्ली में है। और आपने याद रखना है जो मुग़ल थे, मुग़लों के जो टॉम है, एक बार मैं आपको ऐसे ही क्विक डिस्कस कर लेते हैं, बता देता हूँ कि बाबर का जो मकबरा था वे काबुल में है। पहले काबुल से पहले जो था बाबर का मकबरा, बाबर का टॉम, जिसे मुग़ल राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में, तो बाबर का जो टॉम था, मकबरा था, वो आगरा में था। आगरा से अकबर ने उसे स्थानांतरित कर दिया था काबुल में। तो बाबर का जो मकबरा है वह आपका कहाँ पे है? वे काबुल अफ़गानिस्तान में है। उसके बाद हुमायूं के मकबरे की बात करते हैं। हुमायूं का जो मकबरा है वे दिल्ली में है। हुमायूं के बाद अकबर की बात करते हैं। अकबर का जो मकबरा है वे सिकंदराबाद में है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर का जो मकबरा है वे लाहौर में है, जो कि पाकिस्तान में है। शाहजहाँ की बात करते हैं। शाहजहाँ का जो मकबरा है वे आपका आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। औरंगज़ेब का है जो खुलदाबाद दौलताबाद में है, महाराष्ट्र में। और बीवी का मकबरा जो है वो, जो कि औरंगज़ेब की पत्नी का मकबरा है, वे औरंगाबाद में है। और शेरशाह सूरी की बात करते हैं। शेरशाह सूरी का जो टॉम है, मकबरा है, वे कहाँ पर है? वे सासाराम बिहार में है। उसी तरह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं, ये टॉपिक भी सिलेबस में दिया गया था। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, ये भी आपने याद रखना है। कुतुब मीनार का जो निर्माण था, उस निर्माण कार्य जो था वो किसने आरंभ किया था? वे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था वो कुतुब मीनार का कार्य जो था वो स्टार्ट किया था। जबकि इसे कंप्लीट जो था, पूरा जो था, वो किसने करवाया था? वे इल्तुतमिश ने किया था। ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रपति भवन जो है वो दिल्ली में है, ये भी आपने याद रखना है। जामा मस्जिद दिल्ली में है। जंतर मंतर भी दिल्ली में है। राजघाट भी दिल्ली में है। इंडिया गेट जो है वो भी दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद जो है वो भी दिल्ली में है, ये भी आपने याद रखना है। लाल किला, रेड फोर्ट दिल्ली में है। कमल मंदिर जो है वो भी दिल्ली में है। एलोरा गुफ़ाएँ जो हैं वो महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफ़ा जो है वो भी महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अजंता की गुफ़ाएँ जो हैं वो महाराष्ट्र में है, ये भी आपने याद रखना है। हैंगिंग गार्डन जो है वो मुंबई में है। अमरनाथ गुफ़ा कश्मीर में है। डल झील श्रीनगर में है। शालीमार बाग जो है जम्मू और कश्मीर में है। वैष्णो देवी जो है जम्मू और कश्मीर में है, ये भी आपने याद रखना है। विक्टोरिया मेमोरियल की बात करते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में है। हावड़ा पुल कोलकाता में है। सेंट पॉल कैथेड्रल जो है वो भी कोलकाता में है। बिड़ला तारामंडल जो है वो भी कोलकाता में है, ये भी आपने याद रखना है। फोर्ट विलियम जो है वो भी कोलकाता में है। स्वर्ण मंदिर जो है, गोल्डन टेम्पल, वो अमृतसर में है। ताजमहल आगरा में है। बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में है। उसके बाद बात करते हैं पंचमहल के बारे में। पंचमहल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में है। अकबर का जो मकबरा है वे आगरा में है, सिकंदराबाद में है। गोल गुम्बद जो है वो आपका कर्नाटक में है, ये आपने नोट करना है। मैसूर महल भी कर्नाटक में है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं लाल बाग गार्डन जो है वो कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वे कर्नाटक में है। मरीन बीच जो है वो तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुराई में है, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो भी तमिलनाडु में है। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है। गोलकुंडा जो है वो भी हैदराबाद में है। बिरला मंदिर की बात करते हैं। बिरला मंदिर जो है वो हैदराबाद में है। वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। वेवनाड झील जो है वो केरल में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो केरल में है। ग्वालियर किला जो है मध्य प्रदेश में है। मेहरानगढ़ किले जो हैं वो जोधपुर में है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान में है। अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो अजमेर में है, जबकि पुष्कर झील जो है वो भी अजमेर में है। जूनागढ़ किला जो है वो बीकानेर में है। फतेह सागर जो है वो उदयपुर राजस्थान में है। लेक पिछोला जो झील है वे उदयपुर में है, राजस्थान में है। बिरला मंदिर जयपुर में है। हवा महल भी जयपुर में है। अंबर पैलेस भी जयपुर में है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो है वो भी जयपुर में है, ये भी आपने याद रखना है। जल महल भी जयपुर में है। मानसून महल राजस्थान में है। जोधपुर दुर्ग जो है वो जोधपुर राजस्थान में है। ढींग महल कहाँ पे है? ढींग महल जो है वो राजस्थान में है। जैसलमेर का किला जो है वो भी राजस्थान में है। जंतर मंतर राजस्थान में है। जयसमंद जो है वे राजस्थान में है। भद्रेश्वर जैन मंदिर जो है वो गुजरात में है। कच्छ के महान रण जो है वो भी
गुजरात में है। विष्णु मंदिर जो है वो बिहार में है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं शेरशाह का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है वो बिहार के सासाराम में है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है, ये आपने याद रखना है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है, ये आपने याद रखना है, उड़ीसा में। गोल गुम्बद जो है वो कर्नाटक में है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। उसी तरह सबरीमाला जो है वो उड़ीसा में है। शमलेश्वरी मंदिर जो है वो भी उड़ीसा में है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो उड़ीसा में है। ब्रह्मा मंदिर जो है वो पुष्कर में है। और क्लिम्बोंग हिल स्टेशन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। रानी की वाव जो है वो गुजरात में है। अब इसके बारे में एक बात कर लेते हैं, जैसे मोटिव्स की बात करते हैं कि भारत की जो करेंसी, जैसे नोट है, आपने नोट के पीछे जो चित्र दिए हैं, मोटिव्स दिए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ₹10 के बारे में। तो 10 रुपये के नोट के पीछे जो मोटिव है वे सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, जो कि कोणार्क में है, उड़ीसा में है, ये आपने याद रखना है। तो ₹10 के नोट के पीछे जो मोटिव है वे आपका सन टेम्पल कोणार्क है। उसके बाद ₹20 की बात करते हैं। 20 रुपये के नोट के पीछे एलोरा केव्स है, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद बात करते हैं 50 रुपये के नोट के पीछे। तो 50 रुपये के नोट के पीछे जो मोटिव्स है वे हम्पी है, जो हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। 100 रुपये की बात करते हैं। 100 रुपये के नोट के पीछे जो मोटिव है वे रानी की वाव है, जो कि गुजरात स्टेट में स्थित है। 200 रुपये के नोट की बात करते हैं। 200 रुपये नोट के पीछे जो मोटिव है वे सांची स्तूपा है उसमें, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। और 500 रुपये के नोट के पीछे रेड फोर्ट है, जो कि दिल्ली में स्थित है। 2000 का जो नोट है वो विड्रॉ कर लिया गया है आरबीआई द्वारा, और उसमें जो था वो मंगलयान था मोटिव, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने सभी कमिश्नर कमेटियाँ की PDF चाहते हो, PDF परचेज़ करना चाहते हो, तो 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। मात्र 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं, और उसी आपको 2 PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें एक में सभी कमीशन जो होंगे विद ईयर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे में जो इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। तो बस आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और मात्र 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं। फिर दोनों आपको HP और SP दोनों में उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं हम सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चन है वे भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वे आपका बृहस्पति है। आपने प्रीवियस एग्ज़ाम देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन जो था वो कई बार एग्ज़ाम में सौरमंडल से पूछा गया है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वे आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है, मरकरी। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, ये भी आपने याद रखना है। सूर्य से सबसे निकट जो ग्रह है वे आपका बुध है। सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वे आपका नेपच्यून है, वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वे आपका शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक जो चमकीला ग्रह है वे भी आपका शुक्र ही है। सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो साइरिस है, डॉग स्टार है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वे आपका बृहस्पति है। बृहस्पति को विंटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ये आपने याद रखना है। सबसे ठंडा ग्रह जो है वो आपका वरुण है, नेपच्यून है। और सबसे गर्म, ये आपने याद रखना है, सबसे गर्म हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वे आपका शुक्र है, ये भी आपने याद रखना है। कई बार क्या होता है, जो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वे आपका बुध है, लेकिन सबसे गर्म जो है वो बुध नहीं होता है। सबसे गर्म जो ग्रह है वे आपका शुक्र ग्रह है। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। बुध क्यों नहीं है? क्योंकि बुध में जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, जिस कारण जो है वो सबसे गर्म ग्रह नहीं होता है। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वह कौन सा है, वे बुध है, तो वही गर्म होगा। ये मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे को भी पता नहीं था कि सबसे जो गर्म ग्रह है वे कौन सा है, क्योंकि मैंने वही लॉजिक लगाया कि सूर्य के जो नज़दीक सबसे नज़दीक जो ग्रह है वे आपका बुध है। मैंने वही लॉजिक लगाया कि सबसे नज़दीक है तो सबसे गर्म भी यही होगा, लेकिन आपने बुध नहीं करना है। सबसे गर्म जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वे आपका वीनस है। उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण आ गया। सबसे अधिक भारी हैवी प्लैनेट जो है वो बृहस्पति है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वह आपका मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो आपका गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डीमोस है। ब्लू प्लैनेट जो है वो किसे कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। भोर का तारा
शुक्र को, सांझ का तारा शुक्र को। तो मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्टार जो है वो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जो बहन है वे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देव जो है वो शुक्र को कहा जाता है। हरा ग्रह जो है, ग्रीन प्लैनेट जो है वो अरुण को कहा जाता है। विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है वे आपका बृहस्पति को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों के वर्गीकरण के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन फसलों के बारे में कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती हैं। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो रबी की फसल जो होती है ये अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये फसल जो है वो काटी जाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों जो है वो आपकी रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का हो गया, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। जायद फसलें की बात करते हैं, ये मई जून में बोई जाती हैं, जुलाई अगस्त में ये काट ली जाती हैं। जैसे राई, मक्का, ज्वार जो है वो आपकी जायद फसलें हैं। लास्ट में बात करते हैं नकदी फसलों के बारे में। नकदी फसलें कौन सी होती हैं? ये वे फसलें हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट जो है वो आपकी नकदी फसलें हैं। तो ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण है ये आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 101% जो है पूछा जाता है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद फसल है, कौन सी नकदी फसल है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। संविधान का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी टॉपिक दिया गया था। तो संविधान का निर्माण की बात करने से पहले आपने एक दो की पॉइंट है वो आपने याद रखने हैं कि संविधान बनाने का जो सबसे पहले जो विचार था वे किसने दिया था। तो संविधान बनाने का जो विचार था, आइडिया जो था वो M.N. रॉय ने दिया था। किसने दिया था? M.N. रॉय ने जो था वो संविधान बनाने का विचार दिया था। जबकि भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है। अब बात करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वह जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 जुलाई 1946 को संपन्न हुई थी। ये आपने नोट करना है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। तो 11 जुलाई 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। ये आपने याद रखना है। तो संविधान सभा के पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहले जो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति जो थी वो प्रदान की थी। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव रावजी अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 7 थी। संविधान की निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो पहले आपने याद रखना है भारतीय संविधान के जो जनक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर जी का पूरा नाम जो है वो आपने याद रखना है। B से है भीमराव, R से है राव जी और अम्बेडकर, ये आपने याद रखना है। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जबकि भारतीय संविधान बनाने का जो विचार था वे M.N. रॉय ने दिया था। तो भारतीय संविधान बनाने के लिए कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष लगे थे, 11 महीने लगे थे और 18 दिन लगे थे। ये आपने याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया और पूर्ण रूप से संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया पूरी तरह से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नवनिर्मित संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। कौन से देश से कौन सा स्रोत लिया गया है? ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। USA से प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, न्याय पुनर्विलोकन हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता
सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वे कनाडा के संविधान से ली गई है। आयरलैंड की बात करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान। जर्मनी से आपात उपबंध, इमरजेंसी जो है वो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, प्रियम्बल लैंग्वेज और प्रियम्बल संपत्ति सूची होगी, कंकरेंट लिस्ट होगी जिसमें एजुकेशन है। केंद्र राज्य संबंध जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रांस की बात करते हैं, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक जो है वो गणतंत्र जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान में अमेंडेड जो है वो आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 368 कहता है संविधान संशोधन से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वे भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए, जो मिले आपको आगामी HPU बीएड एंट्रांस और SPU बीएड एंट्रांस, दोनों बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम ये जो टॉपिक हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सिलेबस में ये टॉपिक दिए गए हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये इन क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU और SPU बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को वो मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ अगर चाहते हो, परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने बस इस नंबर पे 9816270168 नंबर पे व्हाट्सएप करना है और मात्र आपने 50 रुपये जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड करना है। आपको 2 PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें एक PDF में सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हैं एक PDF में विद ईयर आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी PDF में आपको कमीशन और इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ जो हैं वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड करना है। मात्र 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स अगर आप कंटेंट से रिलेटेड कोई भी सजेशंस अपनी तरफ से देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9816270168 नंबर पे आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।